हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडियो में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए कुछ नया प्रश्न लेके आया हूँ जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और किस तरीके से प्रश्न आया है वो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न हमारे बीच आया। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और प्रश्न में कैसे प्रश्न आपके लिए एग्जेक्टिव होगा और वो आपको कैसे लिखना होगा, आपके पेपर में कितने अंक का होगा और युक्त किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी आप लोगों को लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा, यानी कि प्रश्न आएगा आपके पेपर में कि प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ का वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। और इसमें आपको कुछ जो निर्देशन जारी होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। समझने की बात है इसमें, और लिखना है किस तरीके से वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना होता है। सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इसमें आपका आ गया जैसे हेडिंग डाल की प्रशिक्षण प्रसार शिक्षण पद्धतियों का वर्ग, यानी कि कहा वर्गीकरण कहा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंसिव टीचिंग मेथड्स, यानी कि क्लासिफिकेशन की प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ का वर्गीकरण। मतलब टोटल यहाँ पे अगर बताया जाए तो जो शिक्षण पद्धति है उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से है, यानी कि जो शिक्षण का कार्य किया जाता है वो उसका जो प्रसार है वो किस रूप से होना चाहिए और आपको इसके लिए क्या इसका क्लासिफिकेशन है, तो ये सारे आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब जैसे आपका था कि प्रसार शिक्षण के लिए प्रसार शिक्षा शास्त्रियों द्वारा कई शिक्षण पद्धतियों का विकास किया गया है। जो प्रसार शिक्षण प्रणाली में लचीलापन इस बात का परिचायक है कि प्रसार कार्य कठोरता और नियमबद्धता पर नहीं चल सकता है, क्योंकि प्रसारकर्ता का विभिन्न परिस्थितियों के में लोगों के साथ कार्य करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने ये बताया कि जो प्रसार शिक्षण है वो, तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कई शिक्षा शास्त्री थे वो शिक्षण पद्धति में कितना विकास किया है और उसको किस तरीके से उन्होंने उसको प्रतीत किया है कि उसको उन्होंने शिक्षण प्रणाली को लचीलापन के रूप में उन्होंने किया है। उसका अर्थ आता है कि जिस तरह दो व्यक्तियों के बौद्धिक शैक्षिक आर्थिक सामाजिक स्तरों में भिन्नता पाई जाती हैं, उसी प्रकार भौगोलिक पर्यावरणिक स्थितियाँ यातायात सुविधाएं संचार माध्यमों की उपलब्धता आदि भी प्रत्येक स्थान पर एक सी ही नहीं होती। अतः एक ही शिक्षण पद्धति का व्यवहार हर स्थिति में नहीं किया सकता है। यानी कहा गया है कि वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण पद्धति या पद्धतियों का चुनाव ही प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। तो ये होता है प्रसार शिक्षण के बारे में कि जो शिक्षण प्रणाली है उसको किस तरीके से हम प्रचार प्रसार करेंगे। अब इसमें आप कहता है कि विभिन्न दृष्टिकोण से प्रसार शिक्षा शास्त्रियों ने प्रसार शिक्षा पद्धतियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। वो कौन कौन से हैं? अब जैसे फर्स्ट नंबर में आता है कि प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज़, यानी कि प्रयोग के आधार पर किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें आपका आता है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रसारकर्ता को लोगों से मित्रवत संपर्क बनाना पड़ता है, जिससे यह नवीन पद्धतियों एवं सूचनाओं को उन तक पहुंचा सके। यहाँ प्रसारकर्ता से अभिप्राय व्यक्ति और प्रसार कार्य में कार्यरत संस्थाओं से है। लोगों में संपर्क स्थापित करने की कई विधियां हैं। व्यक्तिगत संपर्क विधि द्वारा परस्पर वार्तालाप का महत्व दिया जाता है, तभी व्यक्तित्व समस्याओं का निवारण हो पाता है। सामूहिक संपर्क में सामूहिक रूप से कुछ लोगों को एक साथ जमा कर सभाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, टेलीविज़न आदि दिखाकर जानकारी प्रसारित की जा सकती है। सामूहिक संपर्क कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षु अथवा दर्शक अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी प्रकार की सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रणाली प्रदर्शन की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये होता है प्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग के आधार पे हम किस तरीके से हम शिक्षण आधार को हम
बांट सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आता है कि व्यापक जनसंपर्क प्रसार संस्थाओं, निर्देशालयों, मंत्रालयों आदि के द्वारा बनाया जाता है। अपनी बात कहने हेतु छपित, श्रव्य दृश्य, छपित का मतलब छपता है, श्रव्य की सुनने की प्रक्रिया, श्रव्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। और इन साधनों में जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, लघु पत्रिकाएं हो गई, पोस्टर के द्वारा, चार्ट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गया, उद्योग हो गया, मेला हो गया आदि साधन अधिक प्रचलित है। फिर आता है सेकंड नंबर, स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। सेकंड नंबर कहा गया है कि इसका स्वरूप है और प्रकृति दोनों के आधार पर वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्रॉम एंड नेचर, यानी कहा गया है इसमें कि प्रसार शिक्षण का स्वरूप लिखित, उच्चारित, मौखिक या चाक्षुष हो सकता है और इसी आधार पर शिक्षण पद्धति एवं प्रसार साधनों का वर्गीकरण किया जाता है। और प्रथम वर्ग में लिखित सामग्री का उपयोग किया जाता है और इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, परिपत्र, व्यक्तिगत पत्र आदि आते हैं जिनके माध्यम से प्रसार संदेशों का प्रसारण होता है। और द्वितीय वर्ग में ऐसे माध्यम आते हैं जिनमें वाणी का उपयोग होता है। कि प्रथम में जो प्रथम प्रकार का जो वाणी उपयोग किया जाता है, इनके प्रथम प्रकार के उसमें परिपत्र, व्यक्तिगत आदि पत्र आते हैं और जो मध्यम के लोग आते हैं उसमें संदेश के प्रसारण होता है। और द्वितीय वर्ग में ऐसे माध्यम आते हैं जिनमें वाणी का उपयोग होता है। अब फिर आता है कि वाणी द्वारा स्थापित संपर्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है, जैसे यथा में जैसे आपका आता है सम्मेलन हो गया, सभा, अधिवेशन, फॉर्म तथा घर का भेंट, सामूहिक चर्चा आदि प्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत आते हैं। जबकि रेडियो, टेप रिकॉर्ड, श्रव्य कैसेट, टेलीफोन आदि ये अप्रत्यक्ष या परोक्ष प्रसार के साधन हैं। और इनके अलावा तीसरा वर्ग उन माध्यमों का जो चाक्षुष है, अर्थात कहा जाने का मतलब ये है कि जो माध्यम हो, यानी कि अर्थात जहाँ ज्ञान का माध्यम हमारे नेत्र से होते हैं, यानी इनमें प्रणाली, प्रदर्शनी, पोस्टर, चार्ट, चलचित्र, छायाचित्र, परिणाम प्रदर्शन, दूरदर्शन कार्यक्रम, वीडियो कैसेट आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय साधन हैं। तो ये अब आपका आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका स्वरूप और प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब आता है थर्ड नंबर आपका कि कार्यानुसार वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसमें लिखना होगा था आपको कि यानी कि कार्यानुसार का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इसमें है कि जो प्रसार शिक्षण में कार्य संपादन के अनुसार भी शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण किया जाता है। जो कार्य के आधार पर क्या था शिक्षण पद्धति, इन लोगों तक प्रसार संदेश बताकर, दिखाकर या करके भी पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि इसमें संदेश के अनुसार बताया जाता है और उसको दिखाया भी जाता है और उसको करके भी, यानी कि प्रैक्टिकल भी करके इसमें दिखाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम कार्य, यानी कि कार्यानुसार वर्गीकरण, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फिर फोर्थ नंबर आता है दोस्तों कि प्रसार शिक्षण चरणों के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेप इन एक्सटेंशन टीचर। इसमें कहने का मतलब भी बताएगा कि प्रसार शिक्षण के चरणों के अनुसार कि सीखना प्रक्रिया के विभिन्न चरण यानी स्टेप जिसे कहते हैं, प्रसार शिक्षण को नियंत्रित करते हैं और इन्हें प्रसार शिक्षण के चरण में भी कहा जाता है। ये चरण मनोवैज्ञानिक ढंग से सीखने वाले को प्रभावित करते हैं तथा सीखना प्रक्रिया क्रमशः चलती रहती है और इन चरणों में अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि तथा मूल्यांकन आदि चरण आते हैं तथा शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण संसाधन का चयन इसी के अनुसार होता है। अब जैसे 5 नंबर आता है सीखने के उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण। कहा जाता है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कहा गया है इसमें कि व्यक्ति जब सीखने के लिए उत्प्रेरित होता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं जो प्रसार शिक्षण के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य में प्रमुख रूप से ज्ञान, कार्य दक्षता तथा मनोवृत्ति के
परिवर्तन बताए गए हैं। इनमें परिवर्तन लाकर ही कोई व्यक्ति उन्नति कर सकता है, यानी कि जो सीखने के अनुसार करते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो इसको आपको सीखना पड़ेगा और इसको ज्ञान के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा, और आपकी जो कार्य दक्षता है इसको मनोवृत्त करके परिवर्तन किया जाए, तभी ये आपके जीवन की सफलता और उन्नति को हम ला सकते हैं। तो ये आता है सीखने के उद्देश्य के अनुसार। अब आता है 6 नंबर कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के अनुसार वर्गीकरण। कहा गया है इसमें कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, यानी कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के अनुसार वर्गीकरण। इसमें लिखेंगे कि व्यक्ति जब, इसमें आएगा कि व्यक्ति जब नवाचार अथवा परिवर्तन नव परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है तो कई चरणों में होकर गुजरता है। सबसे पहले वह संबंधित जानकारियाँ विविध स्रोतों द्वारा प्राप्त करता है। अगले चरण में यह उन जानकारी का मूल्यांकन करता है और उनकी अच्छाइयाँ बुराइयों का विश्लेषण करता है। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है इसका कि नवाचार अथवा जो नव परिवर्तन की ओर अग्रसर करता है जो व्यक्ति, और वह कई चरण से होकर गुजरता है, तब उनकी जो जानकारियाँ होती हैं वो विविध रूप से एक श्रोता के अनुसार प्राप्त होता है, और अगले चरण में वे क्या करते हैं, इन जानकारियों का मूल्यांकन करके अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात उनके मूल्यांकन के बाद वह निर्णय लेता है तथा कार्य निष्पत्ति में लग जाता है। यानी कि कहने के से इसमें ये आता है कि अगर कोई कार्य करते हैं और इसमें आपको सारा निचोड़ निकाल के आपको तब ये पता होता है कि अगर इस काम को हम करेंगे तो क्या ये सफलता मिलेगी या असफलता होगा। तो इसी के को लेकर के ये नवाचार और निर्णय प्रक्रिया के चरण के अनुसार इसमें बताया गया है। फिर आता है 7वें नंबर। अब 7वें नंबर में बताया गया दोस्तों कि ग्रहण करने वाले की श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण। जो ग्रहण करने वाले होते हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया, यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एडॉप्टर्स कैटेगरीज। इसमें लिखेंगे आप लोग कि सीखने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बौद्धिक स्तर, शैक्षिक स्तर, आयु, सीखने की क्षमता आदि तत्व प्रभावित करते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया है वो बौद्धिक स्तर तक जाती है, और शैक्षिक स्तर, फिर आयु आपका क्या है, सीखने की क्षमता क्या है, ये टोटल प्रक्रिया आपको यहाँ पे निर्धारित करती है। फिर आता है कि बुद्धि और शिक्षण क्षमता में घनिष्ठ संबंध होता है, अतः सीखना इस बात पर भी निर्भर करता है कि सीखने वाले की वृद्धि, सीखने की योग्यता तथा सीखी हुई बातों का ग्रहण करने की क्षमता कैसे होती है। और तीव्र वृद्धि के व्यक्ति मंद बुद्धि के लोगों की अपेक्षा शीघ्र सीख जाते हैं। यानी कि जो कहने का मतलब कि ग्रहण करने वाले जो होते हैं, यानी कि जो हमने अभी आपको जैसे एक टॉपिक बताया इसमें और इसको आपके दिमाग में बैठ गया, तो इसी को तो हम कहते हैं दोस्तों ग्रहण करने वाले को श्रेणी में रखने का। यानी कि आपका जो भी है ये ग्रहण करने के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम किस वर्गीकरण में रखे हैं, ग्रहण करने वाले के श्रेणी में रखा गया है इसको। और इनमें बुद्धि और विवेक व्यक्ति जो हैं उन्हें यहाँ पे अच्छे से सिखाने का भी प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न होते हैं, और प्रश्नों में जो भी आपके लिए प्रॉब्लम है उसको मैं यहाँ पे फिर से डाउट क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि कुछ पेपर में मैंने आपको केवल सेक्शन C के प्रश्न सॉल्व करने के लिए बताया था, और उसमें हमने आपको लेखन पद्धति के बारे में कि हमें लिखना कैसे होगा कॉपी को, और किस तरीके से सारे हमें टॉपिक्स को क्लियर भी करना है। तो सारे टॉपिक्स हमने आपको एक एक करके बता दिया है। इसमें कौन सा टॉपिक कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सारे एक एक करके बता ही दे रहे हैं दोस्तों। और ये जितने भी क्लास मैं आपको दे रहा हूँ इसमें आपको अगर थोड़ा भी दिक्कत से नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपके लिए तो बहुत ही परिपूर्ण बता दें कि आपके लिए लाभदायक नहीं है। और क्लास को बिल्कुल बंद न करिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए वैल्यूबल है
और अंततः आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम भी मिल रहा है, पेपर नज़दीक है। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।